दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से CMS यूट्यूब चैनल में मैं बजरंग आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, हम पिछला टॉपिक पढ़ रहे थे दर्पण। ठीक है, तो दर्पण से संबंधित हमने जो एक चार्ट बनाया था कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। गोलीय दर्पण हम पढ़ रहे थे। आशा करता हूँ कि गोलीय दर्पण आपको समझ में भी आया होगा। तो देखिए दोस्तों, जानिए हमारे साथ आसान ट्रिक से विज्ञान। अब देखें दर्पण, कल थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं दर्पण। पहला दर्पण कौन सा होता है? गोलीय दर्पण। दूसरा दर्पण समतल होता है। समतल के बारे में हम पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण अवतल, अवतल को क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। उत्तल को क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। आशा करता हूँ कि ये सब कुछ आपको ध्यान में होगा। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ये लास्ट में बताया था कि गाड़ियों के साइड में लगे दर्पण किस प्रकार के होते हैं दोस्तों? किस प्रकार के? उत्तल प्रकार के होते हैं। आज हम जानेंगे समतल दर्पण के बारे में। तो अपने दोस्तों को जोड़िए CMS यूट्यूब चैनल के साथ, ताकि वो भी अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएँ दोस्तों। ठीक है, और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा करो, क्योंकि लास्ट तक आपको प्रत्येक जो यहाँ पढ़ाया जाता है, उन प्रत्येक लाइन में एक क्वेश्चन निकलता है जो आपकी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। ठीक है, आज हम अगर देखें तो कौन सा पढ़ेंगे? समतल, समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण। समतल दर्पण है, ये पढ़ेंगे कि समतल दर्पण। ठीक है, समतल है तो प्लेन, यानी समतल दर्पण इस प्रकार से होगा। परावर्तक जो पदार्थ की पॉलिश होगी उसके एक तरफ की जाती है दोस्तों। ठीक है, समतल दर्पण। अब अगर ये देखें कि समतल दर्पण में कुछ फर्क हैं, उससे पहले यहाँ अगर देखें तो हम प्रतिबिंब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है दोस्तों? समतल दर्पण। ठीक है, हम तीनों दर्पण के प्रतिबिंब ध्यान में रखेंगे। समतल दर्पण में अब अगर ये देखें तो मान लो ये समतल दर्पण है, ये परावर्तक पदार्थ की पॉलिश है। आशा करता हूँ कि परावर्तक पदार्थ कौन से थे? 3 बताए थे। उसमें अगर यहाँ देखें सिल्वर, निकिल और कौन सा? मरकरी। ये 3 परावर्तक पदार्थ हैं। इन 3 परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करके समतल दर्पण का निर्माण या कोई ना कोई कांच से दर्पण का निर्माण कर लिया जाता है। प्रतिबिंब, सबसे पहले समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? तो क्या बनेगा? आभासी। और जहां आभासी बनेगा वहां क्या बनेगा? सीधा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर तथा उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे होती है। और कैसा? पार्श्व में उल्टा। यहाँ पार्श्व में उल्टा का अर्थ है दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है और बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है। इस प्रकार से यानी समतल दर्पण में क्या बनता है दोस्तों? प्रतिबिंब बनता है। तो आशा करता हूँ कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है? देखो, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन आभासी उल्टा, आभासी पार्श्व में उल्टा, आभासी वस्तु से छोटा, सीधा वस्तु के बराबर, ऐसे कई 4 ऑप्शन दे सकता है। या सभीयों का एक ऑप्शन कर करके, यानी आगे पाछे अवतल उत्तल वाला कोई ना कोई एक ऑप्शन डालकर गलत वाले ऑप्शन भी डाल देगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब देखें, यहाँ जितनी ही दूरी पर बनेगा, जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे होती है। तो मान लो कोई व्यक्ति या कोई वस्तु 4 मीटर दर्पण के आगे रखी हुई है, और वो भी कौन सा दोस्तों? समतल दर्पण। तो प्रतिबिंब और बिंब के मध्य की दूरी कितनी होगी? तो ये देखेंगे इतनी दूरी पर बनेगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, तो ये आगे की भी कितनी हो गई? 4 मीटर।
तो बिंब और प्रतिबिंब की दूरी की मध्य की कुल कितनी दूरी हो जाएगी? 8 मीटर। ये फैक्ट भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ से इस फैक्ट से क्या पूछेगा, यदि कोई वस्तु दर्पण के आगे 4 मीटर रखी है तो वस्तु और बिंब के मध्य की दूरी कितनी होगी? पहला ऑप्शन 4 ही देगा, तो हमें 4 नहीं करना है क्योंकि उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर दर्पण के आगे वस्तु रहती है। ये पार्श्व में उल्टा का अर्थ दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये फैक्ट आपको प्रतिबिंब वाला समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों कोई हमारी COBS यूट्यूब चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखें क्या इसमें विशेषता, यानी समतल दर्पण की विशेषताएं। ठीक है, समतल दर्पण की विशेषताएं इनमें इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन इन विशेषताओं में से पूछ सकते हैं। सबसे पहले देखें समतल दर्पण की विशेषताएं नंबर 1। अब देखें, यानी यदि एक व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो उसे कितना बड़े समतल दर्पण की आवश्यकता होगी? यहाँ से ये है क्वेश्चन। तो देखें, यदि एक व्यक्ति को पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए उसे अपनी ऊंचाई का 1/2 दर्पण चाहिए या आवश्यकता होती है। इस फैक्ट से समझें, यदि कोई व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब या किसी भी वस्तु का हम पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहें तो उसके आगे कितना बड़ा दर्पण की आवश्यकता? उस वस्तु या उस व्यक्ति की ऊंचाई का आधा चाहिए। जैसे अगर यहाँ देखें कि कोई वस्तु 6 मीटर ऊंची है, उसका पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए उसे कितने बड़े दर्पण की आवश्यकता होती है? तो यानी एक उसकी ऊंचाई का, देखो ऊंचाई का क्या 1/2, तो ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर इंटू का गुणा 1/2 यानी कितनी हो गई? 3 मीटर। इस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे सकता है एक तो ये। ठीक है, दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति अपने पश्च दीवार का संपूर्ण दृश्य देखना चाहता है तो दृश्य देखने के लिए उसे दीवार का 1/3 दर्पण चाहिए। यानी कोई व्यक्ति अपने पश्च दृश्य या दीवार का दृश्य संपूर्ण अपने दर्पण में देखना चाहता है तो उसे दीवार का 1/3 दर्पण चाहिए। यानी मेरे पीछे भी ये बोर्ड है, इस बोर्ड का मैं पूरा दर्पण में प्रतिबिंब देखना चाहूँ तो बोर्ड का 1/3 दर्पण की आवश्यकता होती है। और नंबर 3, यदि कोई व्यक्ति दर्पण की ओर V चाल से चल रहा है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब उसे 2V चाल से चलता हुआ प्रतीत होगा। यदि मान लो कोई व्यक्ति 2 मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रहा है तो उसका प्रतिबिंब दुगने यानी 2V से 4 मीटर प्रति सेकंड से चलता हुआ प्रतीत होगा। ये तीनों ही मोस्ट यहाँ क्या है फैक्ट है। पहला वाला फैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों,
ठीक है, यानी पहला वाला जो फैक्ट है वो सबसे मोस्ट फैक्ट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और चौथा लास्ट फैक्ट समतल दर्पण से संबंधित है, जो इम्पोर्टेंट भी होता है दोस्तों। सबसे जो होता है लास्ट वाला नंबर 4, यानी समतल दर्पण के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना, तो इसका एक सूत्र होगा, यानी प्रतिबिंब संख्या बराबर 360 बटे थीटा। थीटा क्या है? कोण है। ठीक है, 360 बटे थीटा। ये कब लेना है? ये हमें जब विषम संख्या हो तो ही 360 बटे थीटा करेंगे। यदि आपका आंसर सम संख्या में आ रहा है तो n-1 कर देंगे, यानी 360 बटे थीटा -1 कर देंगे। इसके बाद में भी दो देखी जाती कंडीशन, यानी सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक की जो स्थिति होती है, वहाँ तक हम डीपली जाएंगे भी नहीं दोस्तों। हमारे यहाँ तक क्वेश्चन जो इस प्रकार से आते हैं, एक साधारण सा सूत्र हमें ज्ञात करना है। यदि दो समतल दर्पण हैं, उन समतल दर्पण के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो उसमें एक सूत्र है 360 बटे थीटा। थीटा क्या है? कोण। यदि विषम संख्या में आंसर आता है तो हम 1 नहीं करेंगे, सम संख्या में आंसर आता है तो -1 कर देंगे। और देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ अगर देखें तो क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पण, बोल देता हूँ मैं कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के 120 डिग्री कोण पर स्थित हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे 120 डिग्री कोण पर स्थित हैं। उनके मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या होगी, यानी उनके मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या होगी। प्रतिबिंबों की संख्या होगी, प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि दो दर्पण एक दूसरे के 120 डिग्री कोण पर स्थित है, उनके मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। सूत्र क्या है? 360 बटे थीटा। थीटा दिया क्या है? कोण क्वेश्चन में दिया जाएगा। एक 360 बटे थीटा 120 है, 12 3 36 3। हमारा क्या आ रहा है? विषम संख्या में अब हम -1 नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, मान लो कि 90 डिग्री कोण दे दे कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पर स्थित हैं, तो उनके मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो क्या होगी? 360 बटे थीटा 90, यानी 9 चौक 36, 4 -1 कितने? 3। अब माइनस क्यों किया? क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा विषम संख्या में ही प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो जब सम संख्या में आ जाए तब हम क्या कर देंगे? -1 कर देंगे। तो 4 -1 बराबर 3 है। ठीक है, यदि और दे दे कि 60 डिग्री दे दे, यदि दो समतल दर्पण के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि कोण 60 डिग्री पर है तो 360 बटे 60, 6 36, यानी 6 -1 कितने? 5। यानी हमारे आंसर हमेशा विषम संख्या में ही आने चाहिए। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये फैक्ट आप समझ गए होंगे। अब एक और मोस्ट फैक्ट है इससे संबंधित। यदि दो समतल दर्पण समांतर रखे हैं 5, यदि दो समतल दर्पण समांतर रखे हैं तो उनके मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या, वस्तु के प्रतिबिंबों की
संख्या होगी, तो उनके मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को, ये भी मोस्ट फैक्ट है। यदि आपसे पूछ रहे कि यदि किसी वस्तु के मध्य किसी दो समतल दर्पण समांतर रखे हैं और उनके मध्य कोई वस्तु रखी है, तो उनके मध्य रखी प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी दोस्तों, अनंत होगी। आशा करता हूँ कि ये भी आपको फैक्ट समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारे दर्पण समतल दर्पण से कुछ जो बचा हुआ था दर्पण वाले चैप्टर में, वो यानी प्रकाश से संबंधित है। अब हम कुछ विशेष और तथ्य जान लेते हैं। आशा करता हूँ कि दोस्तों समतल दर्पण आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, ताकि वो भी CMAS यूट्यूब चैनल के साथ विज्ञान आसान ट्रिक से सीख पाएँ दोस्तों। ठीक है, आज हम करेंगे विशेष कुछ तथ्य बता देते हैं। विशेष में ही जो प्रकाश वाला कंप्लीट वीडियो हो जाएगा, कंप्लीट चैप्टर जो जनरल साइंस के हिसाब से चल रहा है दोस्तों। ठीक है, विशेष में अगर ये देखें, सबसे पहले तो दर्पण किस सिद्धांत पर आधारित है, तो परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित होता है। पहला तो विशेष में ये कि आपसे पूछ ले कि दर्पण किस सिद्धांत पर आधारित है, तो दर्पण परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होता है। दूसरा, अगर यहाँ विशेष तथ्य में आपसे पूछ ले तो स्नेल का नियम जो किस पर लागू होता है, अपवर्तन में है क्या, साइन R बराबर म्यू, यानी एक नियतांक होते हैं। ये भी कई बार पूछ लेता है, वो ऑप्शन ऊपर नीचे दे सकता है। स्नेल का नियम, अपवर्तन का नियम किसने दिया, स्नेल ने दिया, और स्नेल का नियम कौन सा होता है दोस्तों, तो ये। फिर एक क्वेश्चन यहाँ मोस्ट ये बनता है कि व्यतिकरण से बनता है कि साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, प्रकाश की किस घटना के कारण देते हैं, प्रकाश की किस घटना के कारण, तो उसमें आंसर आएगा प्रकाश का व्यतिकरण। क्या, प्रकाश का व्यतिकरण। और एक सामान्यतः है कि प्रकाश और ध्वनि के अंतर से है कि प्रकाश में सामान्यतः कौन सी घटना नहीं होती, जबकि ध्वनि तरंगों में होती है, जबकि ध्वनि तरंगों में होती है। तो वो कौन सी घटना दोस्तों, वो है ध्वनि का प्रकाश का व्यतिकरण, तो विवर्तन की घटना, यानी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो ध्वनि और प्रकाश दोनों में ही चलती हैं, लेकिन सामान्यतः किस में नहीं होती, प्रकाश में नहीं होता और ध्वनि तरंगों में होती है। वो कौन सी घटना, विवर्तन की घटना। विवर्तन की घटना क्या होती है कि कोई भी तरंग जब किसी अवरोधक से टकराती है, तो वह अवरोधक से टकराने के बाद आगे जाकर मिलती है। यदि उसकी तरंग दैर्ध्य अवरोधक की कोटि की होती है तो विवर्तन होता है, जैसे ध्वनि तरंगों में, और यदि नहीं होती है तो विवर्तन नहीं होता। अतः यही कारण है कि ध्वनि तरंगों में विवर्तन होने के कारण एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाज़ जा सकती है, सुनी जा सकती है, लेकिन एक कमरे से दूसरे कमरे में प्रकाश नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि प्रकाश तरंगों में ध्वनि तरंगे नहीं होती है। दोस्तों ये हमारा वीडियो और टॉपिक था किससे संबंधित, प्रकाश से संबंधित, और कुछ विशेष तथ्य हमने जाने हैं।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे और आपने लास्ट तक देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ में।